हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे हमारा लास्ट लेक्चर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था सर, क्योंकि उस लेक्चर में भी हमने इस चैप्टर के बहुत सारे ग्राफिकल अप्रोच वाले सवालों को डिस्कस किया था सर। और ये जो हमारे ग्राफिकल अप्रोच वाले सवालों की सीरीज चल रही है, उसको हम इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करते हैं। अब इस लेक्चर की बहुत ज्यादा खासियत है, क्यों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जितने भी ग्राफिकल अप्रोच वाले सवाल देखेंगे ना सर, वो सारे सवाल अभी तक हमने जितने ग्राफिकल अप्रोच वाले सवाल देखे हैं उनसे काफी ज्यादा अच्छे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, और इसी वजह से ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ग्राफिकल अप्रोच का सवाल पूछा जाता है तो बहुत हाई चांसेस है कि इस लेक्चर में जितने सवालों के हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे उन्हीं में से एक सवाल आपको पूछा जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, हर चीज ध्यान से सुनना। अब देखो, इतना हाइप क्रिएट किया तो इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी ये मैंने आपको बताई, जितना मैंने आपको कंसेप्ट, जितने आपको शॉर्टकट बताए हैं, उतना अगर आपको ध्यान में है तो ये सारे अच्छे सवाल भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो यहां पे आप एक एक करके सर सवालों का कारवा स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सबसे पहला मैंने सर आपके सामने सवाल लिया इस लेक्चर का, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम का ही एक प्रीवियस ईयर का सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। तो सवाल का यहां फॉर्मेट क्या है सर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के सर ये सवाल 3 हिस्सों में बटा है सर, 3 हिस्सों से मिलकर बना है, 3 पार्ट से मिलकर बना है। सवाल का पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि आपके पास 2 इक्वेशन दे दी गई है। अब इन 2 इक्वेशन की मदद से आपके पास जो 2 स्ट्रेट लाइन निकल कर आएंगी, उन 2 स्ट्रेट लाइन को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाओ सर। ये आपका सवाल का पहला पार्ट हुआ। अब सवाल का देखो दूसरा पार्ट क्या कहता है। सवाल का दूसरा पार्ट कहता है सर कि यहां से जो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन आई और आपका एक्स एक्सिस, कुल मिला के सर यहां से जो आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन आई, इनके साथ साथ आपका एक्स एक्सिस, कुल मिला के कितनी लाइनें हो गई सर, 3 स्ट्रेट लाइन हो गई। 2 स्ट्रेट लाइन यहां से और एक्स एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन है सर। तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन मिलकर जिस रीजन को कवर कर रही हैं, जिस रीजन को बाउंड कर रही हैं, उस रीजन को आप पता करो और उस रीजन को शेड करो। यही आपके सवाल का पार्ट 2 है। पार्ट 2 बड़े ध्यान से सुनना, रिपीट कर दे रहा हूं। पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि यहां से आपके पास जो 2 स्ट्रेट लाइन निकल कर आई है, वो 2 स्ट्रेट लाइन प्लस ये वाला एक्स एक्सिस, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है सर। ये तीनों स्ट्रेट लाइन कंबाइंड मिलकर एक साथ जिस रीजन को कवर कर रही हैं, जिस रीजन को बाउंड कर रही हैं सर, उस रीजन को आप पहले पता करो और उस रीजन को शेड करके दिखाओ सर ग्राफ पेपर पे। ये सवाल का पार्ट 2 है सर। पार्ट 3 क्या कह रहा है? अब पार्ट 3 ये कहता है कि आपने वो जो रीजन खोजा और उसको शेड किया, उस शेडेड रीजन का एरिया भी मुझे निकाल कर बताओ सर। ये आपका पार्ट 3 है। तो कुल मिला के सवाल सर 3 हिस्सों से बना है। पहले हिस्से में मुझे अपनी इक्वेशन की मदद से आने वाले 2 स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है। दूसरे हिस्से में ये 2 स्ट्रेट लाइन और हमारा एक्स एक्सिस मिलकर कंबाइंड जिस रीजन को कवर कर रहा है, जिस रीजन को बाउंड कर रहा है, उस रीजन को पता करके शेड करना है। और तीसरे हिस्से में उस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है सर। ये पूरी सवाल की कहानी रही आपके सामने, और सवाल पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आएगा। Draw the graphs of the following equations and shade the region bounded by these lines and x-axis. Also find the area of the shaded region. तो सर एक एक करके अब अपना काम स्टार्ट कर देते हैं यहां सवाल पे। तो सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले अपने इक्वेशन को देखकर हम यह पता करते हैं कि स्ट्रेट लाइन किस टाइप की आने वाली है। क्या वो ओरिजिन से पास करने वाली है या फिर वो मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली है। अब ये चीज कैसे पता करते हैं सर? तो इसके लिए हम अपने 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट को ढूंढते हैं। अगर कांस्टेंट मिल गया तुरंत कह देंगे कि वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके बनेगी। अगर कांस्टेंट नहीं मिलता है, अगर कांस्टेंट गायब होता है, अगर कांस्टेंट 0 होता है, तब कह देते हैं सर वो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो ओरिजिन से पास करने वाली होगी सर। अब ये फंडा अगर मैं यहां पे सर दोनों इक्वेशन में लगाऊं तो दोनों के दोनों इक्वेशन में मैं कांस्टेंट टर्म ढूंढ पा रहा हूं सर। दोनों के दोनों इक्वेशन में मुझे कांस्टेंट टर्म अपनी दिख रही है सर, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि यहां से आने वाले जो दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे वो मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके निकलेंगे। पहली चीज क्लियर सर।
अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइंस किस तरीके की बनेंगी सर, वो इंटरसेक्टिंग नेचर की होंगी, वो कोइंसिडेंट होंगी, कि वो आपस में पैरेलल होंगी। ये कौन बताता है? तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू बताती है सर। तो उसके लिए क्या अप्रोच होता है सर? लग जाओ यहां पे। तो अप्रोच ये कहता है कि आप पहले अपने दोनों इक्वेशन को देखकर यह पता करते हो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से होती है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत थोड़ी सी बच गई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं, क्योंकि उसी के बाद हमें सॉल्यूशन का नेचर पता लगता है। और एक बार सॉल्यूशन का नेचर पता लग गया तो लाइनों का भी नेचर दिख जाता है सर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का होता है। अब ये फंडा यहां पे अप्लाई करें सर, तो अगर अपने दूसरे वाले इक्वेशन को मैं देखूं तो क्लियर कट दिख रहा है कि मेरा दूसरा वाला इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर। इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में है। लेकिन सर हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं सर। तो इक्वेशन है मेरा 2x प्लस वाई बराबर 6। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे सर तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, यानी कि अगर मैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करूं, तो मुझे दिख रहा है सर a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है सर, c1 की वैल्यू माइनस 6 है। इसी तरीके से सर हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है? तो दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें सर, यानी कि इसको अगर मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करूं सर, तो मुझे दिख रहा है मेरे a2 की वैल्यू 2 है, मेरी b2 की वैल्यू सर माइनस 1 है, मेरे c2 की वैल्यू प्लस 2 है सर। लिख लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हमें तीन रेशियोज की नॉर्मली जरूरत पड़ती है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। निकाल के देखते हैं सर क्या क्या आ रहा है। अगर यहां पे मैं a1 बाई a2 निकालूं सर, तो ये मेरा आ रहा है 2 बाई 2। कितना आ रहा है सर? 2 बाई 2, यानी कुल मिला के 1। अगर मैं सर यहां पे b1 बाई b2 निकालूं तो क्या दिख रहा है सर? मेरा b1 बाई b2 यहां से आ रहा है सर 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, कुल मिला के सर माइनस 1 आ रहा है। तो आपको क्या दिखा यहां पे? तो सर यहां पे मुझे क्लियर कट दिख गया कि मेरा a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यू बराबर नहीं है। तो अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या मुझे c1 बाई c2 निकालने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर शुरुआत में यह दिख जाए कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा है, यानी कि मुझे c1 बाई c2 की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। यह फंडा क्लियर है? तो सर यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन से हम लाइनों के नेचर के बारे में क्या जानते हैं? तो लाइनों के नेचर के बारे में हम ये जानते हैं सर कि हमारे यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग नेचर की होनी चाहिए। अब जैसे ही दिखा इंटरसेक्टिंग नेचर की है तो अगला काम होता है इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना। पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब यहां पे सर अपनी मशक्कत इंटरसेक्टिंग पॉइंट की है। तो अगेन सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगेन सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं जिसको हम आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल एक सिंपल से मेथड से सर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहां पे। तो सर पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 6। अब सर दूसरा इक्वेशन में थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूं कि कांस्टेंट टर्म उस तरफ चला जाए, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगर मैं दूसरे वाले अपने इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करूं सर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस वाई। अब इस प्लस 2 को अगर मैं इस प्लस 2 को इस तरह भेज दूंगा तो माइनस 2 बन जाएगा सर। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया यहां पे। अब यहां से सर सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्लियरली दिख रहा है प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2x बराबर 4x, और यहां पे 6 माइनस 2 4, 4 से 4 गया 1 टाइम, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो दो इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आई है सर, ये एक्चुअली में मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है। ये एक्चुअली में सर मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकला। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सिंपल है सर, आपने ये जो x की वैल्यू निकाली है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको पहले इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, दूसरे इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। जिस इक्वेशन में मन है उस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करो और y कैलकुलेट करो। जो y निकल कर आएगा वही आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लो यहां पे पुट करके देखते हैं। तो मान लो मैं पहले वाले में पुट करता हूं सर। तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 6,
यहां पे x को 1 पुट करूं तो 2 1 जा 2 प्लस y बराबर 6, यानी y की वैल्यू 4 आ रही है। तो आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया सर 4। क्लियर? कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर क्या दूसरे से आंसर आएगा? दूसरे से भी आएगा। मैंने क्या कहा, इसमें पुट करो इसमें पुट करो, आंसर सेम आना है। मान लो मैं इस x की वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करता हूं, देखो फिर भी आंसर सेम आएगा। तो सर 2 इंटू एक्स 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -2। कुल मिला के अगर मैं अपने y को उस तरफ भेज दूं सर, तो माइनस वाई इधर आके प्लस वाई बन जाएगा। -2 को इधर ले आओ तो 2 + 2, -2 इधर आके +2 बन जाएगा सर, 2 + 2 4, y बराबर 4। सेम आंसर, इसको नोट डाउन करो। तो सर यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। अब अगला काम क्या होता है सर? अब अगला काम यह होता है यह पता करना कि लाइनें किस तरीके से x और y एक्सिस को कट कर रही है। तो एक एक करके देखते हैं। तो उसका फंडा यह कहता है कि आपका इक्वेशन इस तरीके से अरेंज रहना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के एक साइड बिल्कुल अकेला पड़ जाए, इस तरीके से अकेला पड़ जाए कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। अब अगर ये वाली चीज मैं अपने पहले वाली इक्वेशन में ढूंढने की कोशिश करूं तो दिख रहा है सर कि मेरा कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला भी है और पॉजिटिव भी है। तो उसके बाद लाइन कैसी बनेगी ये कौन बताएगा? तो ये मुझे x वाले टर्म और y वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन बताएगा सर। तो यहां पे अगर मैं x वाले टर्म के कोफिशिएंट की बात करूं तो ये है +2, लेकिन मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, सिर्फ साइन से मतलब है। कुल मिला के सर x वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो सर x वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर मैं y वाले टर्म का कोफिशिएंट देखूं सर, तो दिख रहा है y वाले टर्म का कोफिशिएंट +1 है। कुल मिला के साइन से मतलब है सर, तो y वाले टर्म का कोफिशिएंट भी क्या है सर? पॉजिटिव है। अब यहां से क्लियर होता है कि हमारी जो पहली लाइन यानी कि पहले इक्वेशन से जो लाइन बनेगी सर, वो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y को काट के निकलेगी, यानी कुछ इस तरीके से निकलने वाली है सर। मार्क कर लिया। तो इससे एक रफ आइडिया लग गया कि पहले इक्वेशन से आने वाली स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनने वाली है सर ग्राफ पेपर पे। अब यही कहानी दूसरे इक्वेशन के लिए सोचेंगे। तो अगर अब यहां पे यह कहानी दूसरे इक्वेशन के लिए सोचे सर, तो यहां पे दूसरे इक्वेशन में क्लियरली दिख रहा है कि अभी हमारा कांस्टेंट टर्म अकेला नहीं है, तो पहले अकेला करो। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। कैसे? अब ध्यान से देखना। इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0। अब यहां पे देखो वो क्या कर सकते हैं, वो कहेंगे चलो इस +2 को उधर भेज दूंगा तो कांस्टेंट टर्म अकेला हो जाएगा। करो थोड़ा, 2x - y + 2 उधर भेज दिया, -2 बन गया। और यहीं से डिसाइड करने लगेंगे कि स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा। लेकिन आपने गलती कर दी। सबको समझ में आ रहा है क्या गलती हुई? और ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्या समझ में आ रहा है सर? कि आपने कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल टू के एक साइड अकेला तो किया सर, लेकिन इस तरीके से अकेला नहीं किया कि वो पॉजिटिव रहे। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अकेला करो लेकिन इस तरीके से करो कि हमेशा पॉजिटिव रहे। यानी कि सर इसको एनालाइज करना गलत है। सही तरीका क्या होता? अकेला करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि पॉजिटिव रहे। अब अपनी इस इक्वेशन में ओरिजिनली मुझे क्लियरली दिख रहा है कि +2 इस तरफ है। तो अगर मैं +2 को इधर ही रह के अकेला कर दूं सर, तो यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसके लिए मैं इस x वाले टर्म और y वाले टर्म को उधर फेंक देता हूं सर। तो यहां से पहले से +2 इधर मैं रहने देता हूं, कोई छेड़खानी नहीं। ये 2x उधर जाएगा, -2x बन जाएगा सर। ये -y इधर जाएगा, +y बन जाएगा। तो मेरे पास ये फॉर्मेट निकल कर आ गया जिसकी मुझे जरूरत थी। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा कांस्टेंट टर्म अकेला भी है, वो पॉजिटिव भी है। तो अब मैं अपने x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन और y वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन एनालाइज कर सकता हूं। अब दूसरे वाले में क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, y वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है सर। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कैसा बनेगा सर? x नेगेटिव y पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से दूसरे वाली इक्वेशन के लिए लाइन बननी चाहिए। नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब इतना देखने के बाद सर हम क्या करते हैं, रफ तरीके से एक नॉर्मल जनरल तरीके से अपने प्लॉटिंग को ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले अपने सबसे पहले इक्वेशन से आने वाली स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं सर। तो कैसा बनेगा? तो दिख रहा है सर कि वो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y को कट करके जाना चाहिए, यानी कि सर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। हमारा स्ट्रेट लाइन बना दिया। ये सही से बना नहीं, थोड़ा हिल गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं ताकि थोड़ा लगे स्ट्रेट है। अरे यार ये गायब क्यों हो गया? चलो होता है, हाँ चलो ठीक है, कंसीडर कर लेना। इस तरीके से सर मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ब्लू वाला स्ट्रेट लाइन। अब सर अपने दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन को यहां पे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? पहले स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमेशा अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो कहां पे आएगा।
अब सर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 4, तो एक नॉर्मल तरीके से अगर अंदाजा लगाएं तो क्लियरली दिख रहा है सर 1 4, यानी कुछ इस पॉइंट के अबाउट मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आएगा, उसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब जाके आप ना दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है सर कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपनी दोनों लाइन पे लाई करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सर। तो देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं खोजते तो तुमको अभी तक ये अंदाजा नहीं होता कि ये जो हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को कट करके जा रही है, वो जाने का तो ऐसी भी जा सकती थी, वो जाने का तो ऐसे भी जा सकती थी। तो कैसे डिसाइड करोगे कैसी जा रही है? तो सर ऐसी जाएगी, लेकिन इस तरीके से जाएगी कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर पास करे। तो अब आपको क्लियर है कि आपकी स्ट्रेट लाइन ठीक है, कैसी बनेगी? नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई को कट करके बनेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करनी चाहिए। तो सर एक अंदाजा मिलता है कि कुछ इस तरीके से मेरी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। मेरी जो भी ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है सर, वो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई को भी कट कर रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी होके पास कर रही है। अब इससे मुझे यह क्लियर होता है कि जब मैं अपने ग्राफ पेपर पे ओरिजिनल तरीके से बनाऊंगा तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, मेरे सामने इस तरीके की प्रेजेंटेशन दिखेगी जब मैं सर अब एक्चुअल तरीके से बनाऊंगा। यह फंडा क्लियर हो गया। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं सर, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये करने के बाद अब हम अपने स्पेशल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारी लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं सर, उनके कोऑर्डिनेट्स। तो लग जाओ फिर से काम पर सर। अपने स्पेशल पॉइंट्स को हमने यहां पे मार्क करना स्टार्ट कर दिया और मार्क कर दिया। अब अगर मैं अपने एक्स एक्सिस वाले स्पेशल पॉइंट्स की बात करूं तो क्लियरली दिख रहा है एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है सर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कर लिया सर, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अगर मैं अपने वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स की बात करूं सर, तो अगेन क्लियरली पता है मुझे कि उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा सर, वो भी कर दिया। अब कहानी बचती है इनके बचे हुए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने की। कैसे करेंगे सर? वो भी अगेन बहुत सिंपल है। क्या करना होगा उसके लिए? तो अगर मान लो मैं अपनी ब्लू वाली लाइन की पहले बात करूं, तो ब्लू वाली लाइन के इक्वेशन कौन था सर? तो मेरी ब्लू वाली लाइन के इक्वेशन है 2x + y = 6। अब मुझे सर अपनी ब्लू वाली लाइन के लिए ये वाला पॉइंट पता करना है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता करना है। कैसे पता करेंगे सर? अपने y को अगर 0 कर दूंगा तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वही x की वैल्यू मेरे इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगी। अप्लाई करो सर। तो इसमें y को 0 कर देंगे, तो y को 0 करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 2x + 0, कुल मिला के 2x बचा मेरे पास। 2x = 6 और यहां से आगे आपका x = 3। अब ये जो x = 3 आया है ये एक्चुअली में आपके इस वाले पॉइंट का सर x कोऑर्डिनेट है। आपने लिख लिया, क्लियर? नोट डाउन करो। अब इसी तरीके से हमारी ब्लू वाली लाइन हमारे y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट पता करते हैं। कैसे करेंगे सर? अब उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मुझे अपने x को 0 करना पड़ेगा। अगर मैं अपने इस इक्वेशन में x को 0 करूं सर, तो 2 × 0 0, 0 + y, कुल मिला के y = 6 आ गया। तो आपने अपने इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। कितना आया सर? 6। लिख दिया सर इसको। तो ब्लू वाली लाइन के कोऑर्डिनेट का काम हो गया। अब यही कहानी रेड वाली लाइन के लिए दोहराएंगे, इसको नोट डाउन करो। अब यहां पे यही कहानी अगर हम रेड वाली लाइन के लिए दोहराएं सर, तो देखो क्या दिख रहा है। तो मेरे पास इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0। क्लियर है यहां पे? अब देखो मेरी रेड वाली लाइन मेरी एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है मुझे पता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर मुझे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे y को 0 करना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे ही मैं y को 0 करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 2x - 0 + 2 = 0। कुल मिला के इसको मैं लिख सकता हूं 2x + 2 = 0, क्योंकि इस 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता सर। तो मेरे पास आ जाएगा 2x = -2, 2 से 2 गया 1 टाइम, x = -1। तो सर मेरे x की वैल्यू निकल कर आ गई और यही x की वैल्यू मेरे इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है सर, जो कि निकल के आया है -1। इसी तरीके से अगर मैं अपनी रेड वाली लाइन के लिए अपना इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालूं तो कैसे निकलेगा सर? कुछ नहीं करना है, अपने इक्वेशन में x को 0 कर लेना है। तो अगर इस इक्वेशन में x को 0 करूं तो 2 × 0 -y + 2 = 0। ये हो गया 0, 0 - y + 2 = 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं बनता सर। -y + 2 = 0, जिसको मैं फाइनली लिख सकता हूं सर, -y को उस तरफ भेज दूंगा तो +y बन जाएगा। इधर बचा है मेरे पास 2, तो y की वैल्यू 2 निकल के आ गई सर। और ये जो मेरी y की वैल्यू आई है ये एक्चुअली में मेरे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल के आया सर। इसको भी हाईलाइट कर लिया। इतना फिलहाल नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, यानी कि सर ये जो हमने रफ तरीके सब चीजों को बना लिया है,
अब मैं अपने एक्चुअल ग्राफ की ओर बढ़ सकता हूं। तो एक्चुअल ग्राफ अब कैसे कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले सर अपने ब्लू वाली लाइन का काम करेंगे। तो ब्लू वाली लाइन के लिए जो दो कोऑर्डिनेट मेरे पास मिलकर आए हैं वो ये और ये है सर। तो इनको क्या करेंगे, पहले प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, यानी कि अपने ग्राफ पेपर पे 30 और 06 को प्लॉट कर देंगे। अब इस दो पॉइंट को अगर सर ज्वाइन कर देंगे तो मुझे अपने पहले इक्वेशन से आने वाली स्ट्रेट लाइन मिल गई। उसके बाद दूसरी लाइन पहले नहीं बनाएंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगे सर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले से निकाल के रखा है 1 4, तो आप अपने ग्राफ पेपर पे 1 4 बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। 1 4 को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना, तो आप पाओगे कि आपका ये वाला पॉइंट उसी ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन पे निकल के आ रहा है। यानी कि एक्चुअली में सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिखेगा कि आपकी पहली वाली लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है जो आपने अभी जस्ट बनाया। अब क्या करेंगे सर, अब दूसरे लाइन को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स को ढूंढेंगे। तो सर दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दिख रहे हैं, एक है -1 0, एक है 0 2, दोनों को प्लॉट कर देंगे। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, अब आपको अपनी स्केल दूसरी वाली लाइन बनाने के लिए इस तरीके से रखनी है कि ये दोनों पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट साथ में, ये तीनों पॉइंट एक साथ स्ट्रेट लाइन में आ जाए। अब जाके आप लाइन ड्रॉ करोगे, और अब जो आप लाइन ड्रॉ करोगे आपके पास परफेक्ट फिगर ग्राफ पेपर पे तैयार हो जाएगा। सर यही बनाने की जरूरत थी। अब ये जो परफेक्ट फिगर आया है इस पे कोई नंबर नहीं काट सकता। इतना फंडा क्लियर है, इतना समझ में आ गया सर, इतनी प्लॉटिंग हो गई। अब ये जो बची खुची कहानी होती है सर ग्राफ की, वो भी लिखनी है। यानी कि यहां पे सर लिखेंगे क्या क्या, हमारे जितने इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स हमने प्लॉट किए उनका नामकरण करो। मान लो इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं यहां पे बी बोल देता हूं, इसको मैं यहां पे सी बोल देता हूं, इसको यहां पे मैं डी बोल देता हूं, इसको यहां पे ई बोल देता हूं। तो नामकरण कर लिया सर, क्लियर। आगे क्या सर, आगे ये एक्स एक्सिस है, उसके बाद ये वाई एक्सिस है, इसको भी लिख लेंगे, ये एक्स डैश, उसके बाद ये वाई डैश, ये भी लिख लेंगे। और क्या सर, लाइन की इक्वेशन लिखना मत भूलना। तो ब्लू वाली लाइन पहले वाली इक्वेशन से आ रही है, लिख दो सर साइड की तरफ। तो 2x + y = 6, 2x + y = 6 लिख दिया। इसी तरीके से सर रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है सर, तो 2x - y + 2 = 0। तो यहां पे लिख देंगे 2x - y + 2 = 0 लिख दिया सर। लाइनों की इक्वेशन भी लिख दी। और कुछ बचा, स्केल लिखना बचा है सर, स्केल भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, तो दो तरीके से लिख सकते हो। तरीका नंबर एक हो जाएगा सर ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन कोऑर्डिनेट्स को मैं सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिंपल तरीका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर को 1 का गैप मानना, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना। यही बात स्केल में बताओ कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इसी तरीके से ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये एक तरीका सर स्केल लिखने का। दूसरा तरीका क्या होगा, तो मुझे यह भी पता है सर कि दूसरे तरीके के हिसाब से हमारे 1 यूनिट के अंदर 10 छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स, यानी ये जो मेरा 1 सेंटीमीटर है जिसमें 10 छोटे छोटे डिविजन्स हैं, 10 स्मॉल डिविजन्स = 1 यूनिट। तो अगर 10 छोटे डिवीजन 1 यूनिट के बराबर है तो 1 स्मॉल डिवीजन बराबर, यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 1/10 यूनिट, जो कि कुल मिला के हो जाएगा 0.1 यूनिट। और यही पूरी कहानी ऑन वाई एक्सिस करके भी लिख देंगे सर। तो ये दूसरा तरीका है स्केल लिखने का। तो इतना लिख दोगे ग्राफ पेपर पे, नंबर नहीं कटेंगे, पहला पार्ट बन के तैयार हो गया सर। अभी दूसरे तीसरे की बात नहीं हुई, पहला पार्ट बन के तैयार हुआ। इतना ध्यान में रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट डाउन करो। अब देखो आगे, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्योंकि सेकंड पार्ट से चीजें हो जाएंगी इंटरेस्टिंग। अब सेकंड पार्ट कह रहा था कि हमारे दो इक्वेशन से आने वाली दो लाइनें और एक्स एक्सिस, ये तीनों लाइनें कंबाइंड में मिलके जो रीजन बाउंड कर रही हैं, जो रीजन कवर कर रही हैं, जो रीजन घेर रही हैं, उस रीजन को आप पहले फाइंड आउट करो और उसको शेड करो। तो यहां पे सर अपना रीजन पहले खोजने की कोशिश करते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि हमारी दो लाइनें और हमारा एक्स एक्सिस मिलके ये वाला रीजन क्या कर रहा है सर, कवर कर रहा है। ये वाला रीजन बाउंड कर रहा है सर, ये वाला रीजन कवर कर रहा है सर। क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि हमारी 3 लाइनें इस रीजन को कवर कर रही हैं, जो कि एक ट्रायंगल जैसी दिख रही हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो सर रीजन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सवाल क्या कह रहा था, जो रीजन आपके पास दिखा है उसको शेड करो। अब यहां पे बहुत स्टूडेंट बड़े प्यार से ऐसे 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 शेडिंग करेंगे। नहीं करनी है भाई, शेड करने का भी तरीका होता है। कैसे शेड करोगे तो याद रखना, जो बता रहा हूं यहां ध्यान से सुनना, जैसे बताऊंगा वैसे ही शेड करना है आपको। इरेज हो जा भाई, हाँ ठीक है।
अब देखो शेड कैसे करना है। मान लो ये कोई फिगर आपके पास बन के तैयार हुआ, आपको अपने ग्राफ पेपर पे इसको शेड करना है, तो इसको फिल करने मत बैठ जाना पेंसिल से। शेड करने का सिंपल तरीका यह है कि आप इसमें इस तरीके से लाइनें बनाओ एक दूसरे के पैरेलल, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो आपके पास फिगर है रिक्वायर्ड, उस फिगर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से पैरेलल लाइनें बनाओ, वो भी शेडिंग ही कहलाती है। ये करोगे एग्जामिनर समझ जाएगा, पूरे नंबर दे देगा। अब जाके आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, तो इसको शेड करो सर। तो यहां पे मैं थोड़ा लाइट कलर ले रहा हूं, आपको हल्का हल्का दिखेगा ये वीडियो में, और मैं चाहता भी हूं कि हल्का हल्का दिखे क्योंकि हमें थर्ड पार्ट पे भी बात करनी है। तो आप इसको समझ गए, शेड करना है सर, शेड कर दोगे आप बड़ी आसानी से, शेड कर दिया। अब आगे की कहानी सर, यहां पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपने जिस रीजन को शेड किया है, जो रीजन ढूंढ के निकाला है, उसका एरिया भी निकालो। अब बड़े ध्यान से देखना, एरिया भी निकालो सर। अब आपको क्लियरली पता है सर कि मेरे पास जो ये रीजन निकल के आया है, वो रीजन एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, और नॉर्मली हम ट्रायंगल का क्या एरिया जानते हैं सर? तो नॉर्मली हम ट्रायंगल का एरिया जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस फॉर्मूले में एक झोल है जिसको आपको समझने की कोशिश करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट झोल है। झोल ये कहता है कि एक्चुअली में हाफ इंटू बेस इंटू कोरेस्पॉन्डिंग हाइट होता है। अब ये कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का यहां पे मतलब समझने की कोशिश करना। मान लो ये ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाहता हूं और मैं इसको अपना बेस बोलता हूं। अपनी जरूरत के हिसाब से इस ट्रायंगल के लिए मैं इस साइड को अपना बेस बोलता हूं। तो इसको बेस मानने के बाद आपकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, उस पर बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं सर। क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर मैं हाइट तीन तरीके से बना सकता हूं। मैं हाइट ऐसे भी बना सकता हूं, मैं हाइट ऐसे भी बना सकता हूं, मैं हाइट ऐसे भी बना सकता हूं। तो सवाल यह उठता है हाइट कौन सा लेंगे? तो हमेशा कोरेस्पॉन्डिंग हाइट लेते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है कि आपने जिस साइड को बेस माना है, हमेशा उसके ऊपर गिरने वाला परपेंडिकुलर ही आपको लेना है। मैंने क्या कहा? आपने जिस साइड को बेस माना है, हमेशा उसके ऊपर गिरने वाला परपेंडिकुलर हाइट ही आपको लेना है, कोई दूसरा हाइट नहीं लेना है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको दिख रहा है सर कि अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो मैं इसको एज हाइट लूंगा सर, क्योंकि यही हाइट मुझे दिख रहा है इसके ऊपर गिरता हुआ। इन दोनों को मैं इसके हिसाब से नहीं ले सकता। इसी तरीके से मान लो यहां पे मैं ट्रायंगल ऐसे बनाता हूं और मैं आपको कह दूं सर कि इसको मुझे बेस मानना है, तो अगर मैं अपने ट्रायंगल में इसको बेस मानूंगा तो इसके ऊपर गिरने वाला मुझे हाइट लेना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से कोई दूसरा हाइट नहीं ले सकता, इसके हिसाब से ये हाइट लूंगा। मान लो इसी तरीके से मैं अपने ट्रायंगल को ऐसा मानूं और यहां पे पूछूं इसको बेस बोल रहा हूं, तो अगर इसको बेस बोलूंगा तो इसके ऊपर गिरने वाला हाइट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला हाइट ले लूं या फिर ये वाला हाइट ले लूं, मुझे हमेशा इसके ऊपर गिरने वाला ही हाइट लेना है। इसी को कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो फॉर्मूले को थोड़े तरीके से याद रखना, क्योंकि यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का आपने मतलब सीख लिया। अब इस पूरे कंसेप्ट को अपने फिगर में लगा के एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बात यहां ध्यान से सुनो। अब यहां पे एरिया पे काम शुरू करते हैं सर। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होगी। अब सबसे पहले ट्रायंगल का नामकरण करना पड़ेगा सर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर है तो नामकरण तो होगा। अब सर ट्रायंगल का नामकरण उसके 3 वर्टिसेस के हिसाब से होता है, और इस फिगर के हिसाब से मुझे अपने 3 वर्टिसेस क्या क्या दिख रहे हैं सर? तो मुझे एक वर्टेक्स ए दिख रहा है, एक वर्टेक्स बी दिख रहा है, एक वर्टेक्स डी दिख रहा है सर। अब मैं ए, बी और डी की मदद से कई तरीके से अपने ट्रायंगल का नाम लिख सकता हूं। आप चाहो तो इसको ट्रायंगल DBA बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको ट्रायंगल ABD बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको ट्रायंगल BAD बोल सकते हो। तो कई तरीके से आप नाम लिख सकते हो ट्रायंगल का, अपनी मर्जी का जो अच्छा नाम लगे वो लिखो। तो मुझे ये नाम मजेदार लग रहा है, ट्रायंगल बैड ट्रायंगल, तो बैड ट्रायंगल लिखते हैं हम। तो कुल मिला के मुझे अपने सर बैड ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करनी है। क्या डिस्कशन करनी है? तो इस बैड ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और एरिया अगर किसी फिगर का मैं निकालता हूं तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एरिया का ए और आर लिख दिया, एरिया का ए और आर लिख दिया, और जिस फिगर का एरिया निकाल रहे हो उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्या तरीका होता है सर? क्या लिखने का तरीका होता है यहां पे कि एरिया का ए और आर लिखा और ब्रैकेट के अंदर उस फिगर को बंद किया, उस फिगर का नाम बंद किया जिसका एरिया निकालना चाहते हो। तो आप अपने बैड ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हो, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। यही मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ इंटू बेस इंटू कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। अब देखो, तो यहां पे सर अपने फिगर के हिसाब से मैं बेस क्या मानूं?
तो क्लियरली दिख रहा है यहां पे सर कि इसको बेस मानना थोड़ा आसान रहेगा। किसको? इस वाले साइड को अगर मैं बेस मानूं सर तो थोड़ा काम आसानी से होगा। ये साइड क्या है सर? साइड है मेरी ए बी। अब देखो ये जो साइड है सर ए बी, इसी की लंबाई तो मेरे फॉर्मूले का बेस है। अगर मैं आपसे पूछूं सर ये फॉर्मूला जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, इसमें बेस क्या है? तो बेस एक्चुअली में यही जो मेरी सर ए बी है इसकी लंबाई है। और याद करो मैंने आपको सिखाया था लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर मुझे पता करना है कि ये ए बी क्या होगा। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या दिख रहा है सर? ए बी निकालने के लिए मुझे अपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर, इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा अलग से बनाऊं तो कुछ इस तरीके का मुझे ट्रायंगल दिख रहा है सर। बना दिया ट्रायंगल। ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका बी, ये यहां पे हो गया आपका ए। अब ए का कोऑर्डिनेट है 30 सर, यहां पे सर बी का कोऑर्डिनेट है -10, डी का कोऑर्डिनेट है सर 14। क्योंकि यहां अलग से अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बड़े ध्यान से देखना और सुनना। सर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहां पे कहीं पे मेरा ओरिजिन है, यहां पे कहीं पे मेरा ओरिजिन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए बी की दूरी क्या होगी तो आप फटाफट जवाब दे सकते हो सर कि ओरिजिन से ए तक की दूरी, ओरिजिन से ए तक की दूरी सर 3 यूनिट है। ओरिजिन से ए तक की दूरी सर 3 यूनिट है, क्योंकि मेरे इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर, जिसकी दूरी की लेंथ क्या है सर? 3 है। तो ये डिस्टेंस ओए कितना है सर? 3 है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये ओबी दूरी कितनी है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे जो कंसेप्ट सिखाते हैं अप्लाई करो सर, कि सर ये जो ओबी दूरी की आप बात करोगे सर तो दूरी 1 यूनिट की है, ये दूरी 1 यूनिट की है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव साइड की तरफ है इसी वजह से इसके कोऑर्डिनेट में -1 लगा हुआ है। अगर आप लेंथ की बात करोगे, लंबाई की बात करोगे, दूरी की बात करोगे, वो एक ही यूनिट है सर, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये डिस्टेंस 1 है सर, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसी वजह से हम कोऑर्डिनेट में आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पूरी ए बी कितनी दूरी है तो आप फटाफट यहां से जवाब दोगे सर कि मेरा जो ए बी है वो मिलके बना है ओए और ओबी से। ये ए बी सर ओए और ओबी से मिलके बना है, यानी कि ओए प्लस ओबी। आपने ओए कितना निकाला सर? 3 यूनिट निकाला, प्लस आपने ओबी कितना निकाला सर? 1 यूनिट निकाला। 3 + 1 4 यूनिट। तो सर आपने अपने बेस की लेंथ निकाल ली। बेस आपने क्या मानी थी? ए बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू ए बी इंटू कुछ हाइट, जिसकी बात बाद में करेंगे, और यहां पे हाफ इंटू ए बी कितना निकल के आया सर? 4 लिख दिया इंटू। अब कोरेस्पॉन्डिंग हाइट पे आते हैं। फिर से मेरी बात यहां ध्यान से सुनना सर, कोरेस्पॉन्डिंग हाइट की चर्चा होगी। अब बहुत ध्यान से और आराम से समझना बातों को। यानी कि सर हमने जो कंसेप्ट सिखाया है या सीखा है वो ये कहता है कि हमारे बेस पे जो करस्पॉन्डिंग हाइट की बात होती है वो एक्चुअली में उस पे गिरने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है सर? तो अगर मैं इस वाले अपने साइड पे परपेंडिकुलर गिरा हूं डी से, तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से गिरेगा, और यही जो मेरी लेंथ होगी, यही जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, वही मेरे कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का काम करेगी। सही बात है सर? अब देखो यहां पे, तो मान लो ये जो हाइट है, ये जिस पॉइंट पे मेरे साइड को टच कर रही है उस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूं। तो यही जो मेरी डीपी की लेंथ होगी सर, यही मेरी हाइट होगी जो मुझे पता करनी है। कैसे पता करेंगे? थोड़ी देर सोचो। अब यहां पे फटाफट जवाब आना चाहिए कि मेरे इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। अब ये जो वाई कोऑर्डिनेट 4 है ना सर, इसका क्या मतलब है? वाई कोऑर्डिनेट 4 का मतलब ये है इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही जो ए बी है ये आपके एक्स एक्सिस पे ही तो ही है। ये जो ए बी है सर ये आपके एक्स एक्सिस के तो ही ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्चुअली में सर ये 4 का क्या मतलब है? इस 4 का मतलब है इस पॉइंट का मेरे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूरी 4 है। और यही दूरी तो आपको पता करनी थी सर, यही दूरी तो मुझे फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि यही दूरी तो मेरी हाइट बता रहा है। कितनी आ रही है सर? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि सर 4 यूनिट, यानी कि सर 4 यूनिट। मान लो जब मैं फिगर बनाता हूं, इस पॉइंट को P बोल देता हूं, तो मेरा हाइट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है सर? डीपी से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि कितना है सर? 4 यूनिट है। लिख लिया सर यहां पे फंडा सबको समझ में आया कि इस पॉइंट का जो सर वाई कोऑर्डिनेट 4 है, वो 4 एक्चुअली में क्या है सर?
यही दूरी तो 4 है और यही तो मेरी रिक्वायरमेंट है, यही करस्पॉन्डिंग हाइट वाली परपेंडिकुलर दूरी तो मुझे चाहिए और यही तो सर मेरी 4 है जिसकी मेरी जरूरत है यहां पे। अब मान लो ट्रायंगल नीचे की तरफ बनता, बड़े ध्यान से मेरे सवाल को समझना, मान लो ट्रायंगल नीचे की तरफ बनता, आपको इस हाइट की जरूरत पड़ती और मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता कुछ 1 - 4, तो ये हाइट क्या बताते, हाइट -4 बताते, नहीं बताते। क्यों सर? अल्टीमेटली इस परपेंडिकुलर दूरी की मेरी चाहत है और ये दूरी मुझे पता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेट ये बताता है कि नीचे की तरफ बन रही है सर, कोऑर्डिनेट का साइन बताता है नीचे की तरफ बन रही है, दूरी तो अभी भी 4 ही है सर, तो दूरी अगर नीचे भी ट्रायंगल बनता तो मैं इसको 4 ही कहता। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट करते हैं कि वो साइन भी ले लेते हैं। साइन क्यों ले रहे हो भैया? एरिया ऑफ ट्रायंगल में जब बेस और हाइट की बात होती है तो लंबाई की बात होती है, दूरी की बात होती है, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हुए लेना सर। इतना क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। अब देखो, एरिया का यूनिट हमें पता है सर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर किस इस टाइप का होता है। अब मैं बार बार यूनिट यूनिट वर्ड यूज कर रहा हूं। मैंने आपको सिखाया था कि मैं बार बार इस तरीके से ग्राफ पेपर पे कभी भी लंबाई की बात करता हूं तो यूनिट यूनिट की बात करता हूं सर। तो यहां पे ये 4 यूनिट और आपकी हाइट भी कितनी है सर, 4 यूनिट, तो कुल मिला के आपके पास 2 यूनिट है। तो यूनिट और यूनिट मिलकर क्या बन जाएगा सर, यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। ये लिखना मत भूलना, नहीं तो नंबर उड़ जाएंगे। एरिया का आंसर किस में आएगा सर, यूनिट स्क्वायर में। ये यूनिट स्क्वायर बताता है कि ये जरूरत के हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। चूंकि अभी आपको क्लियर नहीं है ना कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी सवाल ने तो आपको नहीं बताया कि एक्चुअली में इसकी मदद से ये जो मैंने एक माना, ये इसको जो मैंने 1 माना या 2 माना, 3 माना, उससे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये तो सवाल ने नहीं बताया। इसी वजह से हम यूनिट मान के चलते हैं। अगर बोल देता सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सेंटीमीटर कह देते, बोल देता मीटर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मीटर कह देते, बोल देता किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो किलोमीटर कह देता। अब चूंकि उसने क्लियर नहीं किया है तो मैं यूनिट ही मान के चलूंगा, तो एरिया यूनिट स्क्वायर होगी सर। अब इसको जब सॉल्व करूं तो दिख रहा है सर 2 से 2 गया, 4 2 8 यूनिट स्क्वायर, यही मेरे शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। पूरा आंसर लिखना है, यूनिट स्क्वायर लिखना भूल जाओगे, आधे नंबर गायब। नोट डाउन करो इसको। अब जाके हमारे सवाल का तीनों पार्ट खत्म हुआ है सर। तो देखा कितना मजेदार सवाल है, जितनी चीजें पढ़ी हर चीज एक साथ आपको इस्तेमाल होती हुई दिखी। फंडा क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो आप पूछोगे सर क्या मैं अपने एग्जाम में अपने शेडेड रीजन के अंदर हाइट बनाऊंगा? बना सकते हो। इससे एग्जामिनर आपको समझेगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप शो करके दिखा रहे हो कि हाइट क्या है, तो आप बड़ी आसानी से चाहो तो अपना इस तरीके से हाइट बना सकते हो और उस पॉइंट को कुछ पी क्यू जो आपका मन मान लेना और वहां पे लिख देना डीपी बराबर 4। क्या लिख देना सर? डीपी बराबर 4, बात खत्म, 4 यूनिट। इस तरीके से लिख देना, आप बिल्कुल बना सकते हो। अब जितना मैंने बता दिया उतना ग्राफ पेपर पे बना लोगे स्केल के साथ और ये सारी चीजें कॉपी पे लिख लोगे तो मजाल नहीं है कि कोई आपका आधा भी नंबर उड़ा दे, आधा भी नंबर गायब कर दे। तो सर ये तो ग्राफ का काम हुआ, कॉपी पे किस तरीके से लिखना है यहां पे सोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, पहला इक्वेशन लिया, उस इक्वेशन को y बराबर के फॉर्मेट में लिखा। अब y बराबर के फॉर्मेट में लिखने के बाद आपने जो कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए हैं उसके हिसाब से x माना, y की वैल्यू निकाली, ये चीज 2 बार की, डब्बा बनाया x और y का, उस x और y की वैल्यू को पुट किया, वहां से आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो लिखा और सेम नेमिंग देनी है जैसा आपने फिगर में यूज किया है। यही पूरी चीज दूसरे वाले लाइन के इक्वेशन के लिए भी दोहराएंगे सर। ये पूरा करने के बाद हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1 4। लिखना जरूरी है, सवाल ने आपसे नहीं पूछा इंटरसेक्शन पॉइंट, लेकिन आपको पता है कि हमें अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो चीज आप बताओ कि द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1 4। अब इतना करने के बाद हम फाइनली क्या लिखेंगे सर यहां पे, देयरफॉर द शेडेड रीजन इज ट्रायंगल बीएडी। शेडेड रीजन क्या है तो बताओ, शेडेड रीजन क्या आया है, तो आपके ग्राफ पेपर के हिसाब से शेडेड रीजन है ट्रायंगल बीएडी। आपकी जो मर्जी नाम वो लिख सकते हो, आप चाहते तो एडीबी भी लिख सकते हो, डीएबीबी भी लिख सकते हो। मुझे बैड अच्छा लगा, मैंने बैड लिख दिया। तो ये चीज बताओ कि शेडेड रीजन क्या आया, तो द शेडेड रीजन इज ट्रायंगल बीएडी। ये चीज बोलो, द शेडेड रीजन इज ट्रायंगल बीएडी। अब बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएडी बराबर हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट।
अब आपने जो नेमिंग की है, आपने जो नॉमेनक्लेचर किया है, उसके हिसाब से बताओ कि बेस किसको माना, हाइट किसको माना। तो आपके फिगर के हिसाब से आपने ए बी को बेस कहा है और उस पर गिरने वाली कोरस्पॉन्डिंग हाइट को आपने डीपी माना है, तो हाफ इंटू ए बी इंटू डीपी। अब इसकी जितनी भी वैल्यू निकल के आई है उसको हम यहां पे पुट करेंगे, लिख देंगे, फाइनली सॉल्यूशन लिख देंगे। इतना कर दोगे पूरे नंबर मिलने वाले हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। तो इससे आपको अंदाजा लगा होगा कि हमने जो अभी तक सवाल बनाए ना, अब उसकी मदद से ये काफी कंसेप्चुअल और अच्छे सवाल काफी आसानी से बना सकते हैं। तो उन सवालों के बनाने के बाद ही हम ऐसे सवाल समझ सकते थे, इसी वजह से इनको हमने लास्ट में लिया। अब एक और इसके बाद शानदार सवाल देखेंगे, तो फिलहाल जितना बोर्ड पे लिखा उसको नोट डाउन करो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है सवाल का, इस टाइप के ही सवाल अगर ग्राफ से आएंगे इस चैप्टर से तो इसी फॉर्मेट के सवाल पूछे जाएंगे, बार बार कह रहा हूं। क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है यहां पे। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 3 हिस्से हैं सर, 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, आपके सामने 2 इक्वेशन दे दी गई है और आपको कहा जा रहा है कि उन 2 इक्वेशन से आने वाली स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करके दिखाओ। पार्ट नंबर 2, यहां से जो 2 स्ट्रेट लाइन निकल कर आई वो 2 स्ट्रेट लाइन और इनके साथ साथ आपका जो वाई एक्सिस वाला स्ट्रेट लाइन है, यानी कि कुल मिला के ये तीनों स्ट्रेट लाइन मिलकर जिस रीजन को कवर कर रही हैं, जिस रीजन को बाउंड कर रही हैं, उस रीजन को पता करो, उसको शेड करो सर। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 में क्या हो रहा है सर, वो जो आपने शेडेड रीजन खोजा है उसका मुझे एरिया भी निकाल कर बताओ। तो कुल मिला के सर पिछले फॉर्मेट जैसा ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है सर, उधर एक्स एक्सिस था, इधर वाई एक्सिस है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है सर। तो जितना सिखाया है उसको फटाफट मेरे साथ साथ अप्लाई करो। तो सबसे पहले सर लाइनों को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले अपने इक्वेशन की मदद से यह देखेंगे सर कि हमारे यहां से जो 2 स्ट्रेट लाइन आएंगे वो ओरिजिन से पास करने वाले होंगे या फिर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करने वाले होंगे। कौन बताएगा सर ये? तो इसके लिए मैं अपने 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को ढूंढता हूं। अगर कांस्टेंट टर्म मिल गया तुरंत कह देंगे आने वाला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं मिला, अगर कांस्टेंट टर्म गायब मिला, अगर कांस्टेंट टर्म 0 मिला, तुरंत कह देंगे आने वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। इतना फंडा क्लियर है सर? अब यहां पे अगर ये वाली बात मैं अपने दोनों इक्वेशन में लगाऊं तो दोनों के दोनों इक्वेशन में मैं कांस्टेंट टर्म को ढूंढ पा रहा हूं सर। और चूंकि मुझे अपना कांस्टेंट टर्म मिल गया है, मैं कह सकता हूं कि यहां से आने वाले जो 2 स्ट्रेट लाइन होंगे वो मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करके निकलेंगे सर। ये फंडा क्लियर हुआ? अब अगले फंडे के लिए हम ये देखते हैं सर कि हमारे लाइनों का नेचर कैसा है। वो इंटरसेक्टिंग नेचर के हैं, वो पैरेलल हैं कि कोइंसिडेंट है? ये कौन बताएगा सर? तो ये मुझे A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू बताती है। उसके लिए क्या करते हैं सर? तो उसके लिए हम अपने दोनों इक्वेशन में ये ढूंढते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पहले से है बहुत अच्छी बात है, काम थोड़ा आसान हो गया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सर तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। A1 B1 C1 निकालते हैं, A2 B2 C2 निकालते हैं, जिसके बाद हम अपने सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बात कर सकते हैं और वहां से लाइन के नेचर के बारे में भी बात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का होता है। अब यहां पे क्लियर कट मुझे दिख रहा है सर कि दोनों में से कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो दोनों को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, कंपेयर करो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालो। तो फटाफट लग जाओ काम पे सर। तो पहला इक्वेशन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। मैंने क्या किया, यहां पे इस 1 को इस तरफ भेज दिया सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब अगर मैं इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से कंपेयर करूं सर, तो मुझे दिख रहा है मेरी A1 की वैल्यू 1 है, मेरे B1 की वैल्यू -1 है, मेरे C1 की वैल्यू भी सर क्या है? -1 ही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से सर अपने दूसरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सर अगर दूसरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो 2x प्लस वाई, इस 8 को इस तरफ ले आता हूं तो -8 बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया सर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से कंपेयर करूं
तो मैं कह सकता हूं सर A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू सर +1 है, C2 की वैल्यू -8 है। लिख लिया सर। अब अगली कहानी होती है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को देखने की। तो अगर हम सबसे पहले A1/A2 निकालें सर, तो वैल्यू मेरे पास देखो क्या आ रही है, 1/2 आ रही है सर। इसी तरीके से अगर हम B1/B2 निकालें तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि कुल मिला के -1। तो क्या दिख रहा है सर, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आपका A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है। चूंकि दिख गया कि A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, तो क्या आपको C1/C2 निकालने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है सर। यहीं से मैं कह सकता हूं कि चूंकि मेरा A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा है। यानी कि हमारी लाइनों का नेचर कैसा होगा सर, इंटरसेक्टिंग होगा। और अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, यह पता कर लिया है, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी पता करना पड़ेगा। फिलहाल इतना नोट डाउन करो। अब सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता करेंगे? तो मुझे पता है कि हम इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पता करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल एक सिंपल से मेथड से सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं सर। तो पहला इक्वेशन है x - y = 1, दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 8। अब यहां पे अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्लियरली दिख रहा है सर, -y + y खत्म, 2x + x 3x = 8 + 1 9, 3 3 = 9, x = 3 निकल के आ गया सर। और ये x = 3 एक्चुअली में क्या है सर? तो ये x = 3 एक्चुअली में मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। इसी तरीके से अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो अपने इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी है, या तो इस वाले में पुट करो या तो इस वाले में पुट करो, और पुट करके y निकाल लो। जो y निकालोगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट होगा। तो बिल्कुल आपकी मर्जी है, इसको इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। मान लो इस बार मैं नीचे वाले में पुट करता हूं, तो नीचे वाला इक्वेशन है 2x + y = 8। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू को पुट करूं सर, तो x की वैल्यू है 3, 3 2 = 6 + y = 8, y की वैल्यू 6 उधर जाएगा, 8 - 6 2 निकल के आ गई। तो आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। क्या निकाला है सर? 2 निकाल लिया। क्लियर है? इतना नोट डाउन करो। अब ये करने के बाद अगला काम क्या करते हैं सर? अब ये करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी लाइनें किस तरीके से बनकर तैयार होंगी। तो सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये चीज चेक करने के लिए हमारा इक्वेशन इस तरीके से होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म अकेला भी हो = के एक तरफ, और सर पॉजिटिव भी रहे। अब लकीली मुझे अपने दोनों के दोनों इक्वेशन में दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म = के एक तरफ अकेला भी है और पॉजिटिव भी है। तो सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं सर। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म और y वाले टर्म के कोफिशिएंट के साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। x वाले टर्म का कोफिशिएंट है +1, साइन क्या है? प्लस है सर, तो x वाला है मेरा प्लस। इसी तरीके से y वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन क्या हो जाएगा सर? तो y वाले टर्म का कोफिशिएंट है -1, साइन कितना है सर? माइनस है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, लाइन कैसी बननी चाहिए सर? x पॉजिटिव y नेगेटिव, लाइन पहले वाली इक्वेशन के लिए कुछ इस तरीके से बननी चाहिए सर। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो सर पहले वाली इक्वेशन से आने वाली लाइन कैसी होगी वो हमने पता कर लिया। अब यही कहानी दूसरे वाले इक्वेशन के लिए दोहराएंगे। अब सर अगर मैं दूसरे वाले इक्वेशन में देखूं, तो मेरे x वाले टर्म के कोफिशिएंट का साइन है पॉजिटिव, और मेरे y वाले टर्म के भी कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव। तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, लाइन कैसी बनेगी सर? x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, लाइन कुछ इस तरीके से बननी चाहिए सर। तो आपने अपनी लाइनों के बारे में यहां पे पता कर लिया है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब मान लो सबसे पहले मैं पहले इक्वेशन से आने वाली लाइन को प्लॉट करता हूं, यानी ये ब्लू वाली लाइन को प्लॉट करता हूं। तो अगर मैं अपनी ब्लू वाली लाइन को प्लॉट करूं सर, तो कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ सर इस तरीके से बनेगी। बना लिया सर, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब दूसरी वाली लाइन को प्लॉट करने से पहले हमेशा हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढते हैं। तो 3 2 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा और लाइन के ऊपर होगा। ये भी कंफर्म है सर, इसका भी फंडा कंसेप्ट हम सीख कर आ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा मेरे दोनों लाइनों के ऊपर होता है।
तो सर 3-2 एक अंदाजा लग रहा है 3-2, यानी कि मेरे हिसाब से यहां कहीं होना चाहिए मेरा, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3-2, एक रफ आइडिया के हिसाब से मार्क कर लिया सर। अब देखो मेरी दूसरी वाली लाइन सर इस तरीके से बननी चाहिए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। मान लो तुम अपनी दूसरी वाली लाइन ऐसे बना देते हो, क्या यह बनाना सही है? मान लो ऐसे बना देते हो, क्या यह बनाना सही है? दोनों गलत है सर, क्योंकि आपने इस तरीके से बनाई तो सही, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं कर रही। तो दोनों बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो मुझे अपनी दूसरी वाली लाइन इस तरीके से बनानी है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होते हुए पास करे सर। तो कुछ इस तरीके से बन के आ रही है। ये बॉडी सही नहीं बनी, थोड़ी टेढ़ी मेरी हो गई, इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो यहां पे कुछ इस तरीके से मान लो ये बनेगी, ठीक है, बना लिया। माइंड मत करना, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट लाइन सीधे फ्री हैंड खींचने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से बना लिया सर। अब आगे सर दोनों लाइनें बन गई हैं, एक रफ आइडिया मिल गया है कि ग्राफ पेपर पे किस तरीके से मेरी कहानी दिखेगी। अब आगे का काम यह होता है सर कि हमारी लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को पता करना। तो सर यहां पे मुझे अपने एक्स एक्सिस वाले स्पेशल पॉइंट्स मिल रहे हैं और यहां पे मुझे वाई एक्सिस वाले स्पेशल पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कशन करें सर, तो इतना कंफर्म है कि एक्स एक्सिस वाले जो पॉइंट होंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कर दिया। उसी तरीके से यह भी कंफर्म है कि जो मेरे वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स होंगे सर उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, कर दिया सर। अब बचे हुए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। तो फिर से यहां बोर्ड पे देखो। तो सर अगर बचे हुए कोऑर्डिनेट्स को ढूंढे तो मान लो सबसे पहली ब्लू वाली लाइन लेते हैं। तो ब्लू वाली लाइन के लिए मेरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 1, यही इक्वेशन है सर ब्लू वाली लाइन का। तो अगर मुझे अपनी ब्लू वाली लाइन मेरे x एक्सिस और y एक्सिस को जहां जहां कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करता हूं सर। तो इस वाले पॉइंट का मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर मैं अपनी ब्लू वाली लाइन के इक्वेशन में y को 0 कर दूंगा, अगर मैं अपने y को 0 कर दूंगा तो जो मेरी x की वैल्यू निकल कर आएगी वही x की वैल्यू इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगी। सर निकालो, y को 0 कर दिया, x निकालना है सर। तो क्या दिख रहा है, 0 का कोई मतलब नहीं बनता सर, x बराबर 1 निकल के आ गया। तो आपने अपने इस पॉइंट का सर x कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। कितना निकल के आया है सर, +1 निकल के आया है। अब उसके बाद अपनी ब्लू वाली लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर उसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपने लाइन की इक्वेशन में x को 0 कर देंगे। अब यहां दिमाग में ही x को 0 करो, तो 0 माइनस वाई, अल्टीमेटली माइनस वाई बचेगा सर, माइनस वाई बराबर 1, वाई की वैल्यू -1 आ गई सर। तो आपने अपने इस ब्लू वाली लाइन का इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया सर, -1 निकल के आ रहा है। क्लियर, नोट डाउन करो। अब आगे बात करते हैं सर। अब अपने रेड वाले लाइन की इक्वेशन को लेते हैं। तो रेड वाले लाइन की इक्वेशन है 2x + y बराबर 8। अब अगेन रेड वाली लाइन x एक्सिस को कहां काट रही है, उसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 करना पड़ेगा सर। इसमें y को 0 कर दो, तो 2x + 0 बराबर 8, कुल मिला के 2x बराबर 8, कुल मिला के सर x बराबर मेरा 4 निकल के आ गया। तो आपने अपने उस स्पेशल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल लिया है सर +4। क्लियर। इसी तरीके से हमारी रेड वाली लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है सर, उसके लिए अपने इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट को 0 करो। तो दिमाग में ही x को 0 करो सर, 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + y y हो जाएगा, y बराबर 8 निकल के आ गया सर। तो आपने अपने इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल लिया है +8। क्लियर है, इतना नोट डाउन करो। अब इतना बनाने के बाद मैं कह सकता हूं सर कि मैं बड़ी आसानी से अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लूंगा, लाइनें कैसी दिखेंगी वो भी यहां से पता लग रहा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, मान लो सबसे पहले ब्लू वाली लाइन को प्लॉट करना है। तो हम सबसे पहले अपने ग्राफ पेपर पे 1 0 को मार्क करेंगे, हम 0 - 1 को मार्क करेंगे, दोनों पॉइंट को एक स्केल से ज्वाइन कर देंगे सर, एक्सटेंड कर देंगे थोड़ी दूर तक, पहला स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम हमेशा अपना इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं सर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है 3 2। तो जब हम अपने ग्राफ पेपर पे 3 2 को ढूंढेंगे तो हमें यह दिखेगा कि वो मेरी पहली वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं है। तो 3 2 ढूंढ के सर मार्क कर लिया। अब अगली कहानी क्या होती है, रेड वाली लाइन को प्लॉट करना। तो उसके लिए 2 पॉइंट हमारे सामने है, 4 0 को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर पे, 0 8 को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर पे। अब हम अपने स्केल को इस तरीके से रखेंगे सर कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। अब जाके अपने लाइन को ज्वाइन कर देंगे, अब जाके मेरा ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये क्लियर हुआ। अब आगे की कहानी जैसे कि मैंने आपको सिखाई है
कि यहां पे सर लाइनों का इक्वेशन लिखना मत भूलना। तो ब्लू वाली लाइन का क्या इक्वेशन हो जाएगा सर? तो मेरी ब्लू वाली लाइन इक्वेशन पहले के लिए है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 1। तो लिख लेते हैं सर x माइनस वाई बराबर 1, ये मेरी हो गई सर ब्लू वाली लाइन। अब रेड वाली लाइन का क्या हो जाएगा सर? तो रेड वाली लाइन का है 2x प्लस वाई बराबर 8। तो मान लो यहां लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 8, लिख लिया सर, रेड वाली लाइन का भी इक्वेशन लिख लिया। और क्या करते हैं सर? तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। उसके बाद सर इसको x बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, y बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। और क्या करते हैं सर? ये जो हमारी स्पेशल पॉइंट है उसका नामकरण मत भूल जाना सर। इसको कुछ a बोल दिया, इसको कुछ b बोल दिया, इसको कुछ c बोल दिया, इसको कुछ d बोल दिया, इसको कुछ e बोल दिया सर। और ये मेरा ओरिजिन है, इसको भी मार्क कर लिया, इतना कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा सर? स्केल लिखना बचा। तो फिर से वही कहानी बची है कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स को मैं आसानी से नॉर्मल जो तरीका जानता हूं उससे प्लॉट कर सकता हूं। यानी कि ये जो हमारा नॉर्मल वे है कि हम 1 सेंटीमीटर को एक एक यूनिट का गैप मानते हैं, उस हिसाब से ये प्लॉट हो जाएगा सर। तो यही बात मुझे स्केल में बोल देनी है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, मुझे पता है मेरा 1 सेंटीमीटर 10 छोटे छोटे डिवीजन से मिलकर बना होता है, तो मैं लिख सकता हूं ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स बराबर 1 यूनिट, देयरफॉर 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 1/10 यानी कि 0.1 यूनिट। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट, देयरफॉर 1 स्मॉल डिवीजन बराबर 1/10 यानी कि 0.1 यूनिट। लिख लेंगे सर, स्केल भी लिख दिया, जहां ऊपर जगह दिखी वहां पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे सर, यहां तक में सिर्फ मैंने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, अभी सेकंड पार्ट पे तो आए ही नहीं है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि इस दो इक्वेशन से आने वाली जो दो स्ट्रेट लाइन होगी, वो दो स्ट्रेट लाइन और उनके साथ साथ आपको वाई एक्सिस को भी देखना है। अब ये तीनों कंबाइंड एक साथ मिलकर कौन सा रीजन बाउंड करता हुआ, कौन सा रीजन कवर करता हुआ दिख रही है सर, उसको मार्क करो। तो यहां पे अगर थोड़ा सा हम ढूंढने की कोशिश करें तो सर ये रही हमारी दो स्ट्रेट लाइन ब्लू और रेड, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरा कोई ये वाला रीजन यहां पे क्या हो रहा है सर, बाउंड हो रहा है। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरा ये वाला रीजन यहां पे क्या हो रहा है सर, बाउंड हो रहा है। क्लियर है? अब मुझे इस रीजन को क्या कर देना है, शेड कर देना है। अगेन शेड करने का मैंने आपको फंडा सिखाया है कि कलाकारी मत लगने लगना, जैसा सिखाया है उस तरीके से पैरेलल लाइनें खींचकर बीच बीच के गैप में शेड कर देंगे सर। शेड कर दिया, क्लियर हो गया। अब शेड करने के बाद आपको बताना है, और यह चीज मैंने आपको बताई थी कि आप बताओ कि शेडेड रीजन क्या है। तो क्लियरली यहां फिर से दिख रहा है सर कि मेरा शेडेड रीजन एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है, मेरा शेडेड रीजन एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है। अब ट्रायंगल का नाम आप क्या क्या रख सकते हो सर? तो ट्रायंगल का नाम उनकी वर्टिसेस पे डिपेंड कर रहा है। मुझे क्लियरली यहां पे अपने ट्रायंगल में ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स दिख रहा है, तो मैं अपने ट्रायंगल का नाम AED रख सकता हूं, DAE रख सकता हूं, EDA रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं सर। तो जो मर्जी हो वो रख लो। मान लो अपने ट्रायंगल का नाम मैं AED रख लेता हूं, तो मैं यहां पे क्या कह दूंगा, द शेडेड रीजन इज अ ट्रायंगल AED। अब सवाल उठता है थर्ड पार्ट का, यानी कि सर एरिया निकालने का। तो मुझे मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED निकालना है। अगेन सर वही कहानी चलेगी, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब अपने फिगर के हिसाब से बेस और हाइट की बात करते हैं, तो फिर से अब ध्यान से यहां पे हर बात को देखना और सीखना। कौन सा कलर ले लूं? मान लो रेड ले लेता हूं। देखो यहां पे सर, यहां पे बेस मानना क्या आसान रहेगा? तो मुझे दिख रहा है सर कि अपने फिगर के हिसाब से मेरे लिए इस लेंथ को बेस मानना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। देखो बेस तुम किसी को भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, इसको भी, लेकिन हमेशा आसान वाला ढूंढना, किसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, हमेशा उसको बेस मानना। तो लास्ट वाले एग्जांपल में एक्स एक्सिस पे जो साइड आ रही थी उसको बेस माना, इस वाले एग्जांपल में वाई एक्सिस पे जो साइड आ रही है उसको हमने बेस माना। तो यहां से एज अ ट्रिक याद रख सकते हो कि कभी भी इस तरीके से फिगर क्रिएट होता है तो जो साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बनती है सर, जो काम की साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बनती है सर, उसी को बेस मानने की कोशिश करना, क्योंकि आसानी से उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो मेरा बेस क्या है सर? तो मेरा बेस है AD। मेरा बेस क्या है सर? AD है। तो हाफ इंटू AD इंटू सर हाइट की बात करनी है। अब मैंने क्या कहा था
कि जिसको बेस मानोगे उसी पे हाइट गिरनी चाहिए। यानी अगर आपने इसको बेस माना है सर, तो आपका हाइट इस पे कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए। मान लो इस पॉइंट को पी बोल देता हूं, तो सर मेरा हाइट क्या है, पी है, जिसकी मुझे वैल्यू, जिसकी मुझे लंबाई पता करनी है। अब बड़े आराम से और ध्यान से एडी और पी निकालते हैं क्या क्या आ रहा है सर। सबसे पहले एडी की बात करते हैं। अब यहां पे इस पूरे ट्रायंगल को थोड़ा अलग तरीके से बनाओ सर, तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ इस तरीके का फिगर दिख रहा है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ई हो गया, ये मेरा डी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट है 0 8, डी का कोऑर्डिनेट है 0 - 1, यहां पे ई का कोऑर्डिनेट है आपका 3 2, और आपका यहां कहीं पे ओरिजिन है, यहां कहीं पे क्या है सर, ओरिजिन है, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, सिंपल। अब देखो सर, सबसे पहले इस लंबाई की बात करनी है। अब ये लंबाई कैसे निकालेंगे, तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है सर, बड़े ध्यान से देखना, कि ये पूरी लंबाई को मैं दिस लंबाई प्लस दिस लंबाई बोल सकता हूं सर। ये मेरा ओरिजिन है, तो ये पूरी लंबाई को मैं दिस वाली लंबाई प्लस दिस वाली लंबाई बोल सकता हूं सर। यानी कि इस लंबाई की वैल्यू पता कर ली, इस लंबाई की वैल्यू पता कर ली, दोनों को जोड़ दिया तो पूरी लंबाई मिल जाएगी। अब सर मेरी ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, अब आपको क्लियरली दिख रहा है सर, ये वाली लंबाई एक्चुअली में मेरे इस पॉइंट ए का ही वाई कोऑर्डिनेट है। यानी कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट सर 8 है ना, यही लंबाई एक्चुअली में मेरा क्या है सर, यहां से यहां तक यही लंबाई मेरी 8 है सर। क्योंकि मुझे पता है किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वही तो 8 है सर। तो ये डिस्टेंस 8 हो गई। इसी तरीके से ये वाली लंबाई क्या है सर, अब बिल्कुल ध्यान से सर, कोऑर्डिनेट -1 है, लेकिन अगर लंबाई की बात होगी, अगर सर दूरी की बात होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता सर। ये दूरी क्लियर कट मुझे दिख रही है सर, एक है, 1 यूनिट होनी चाहिए। क्यों सर, कोऑर्डिनेट 0 1 है, 0 -1 है। अब मुझे पता है सर, माइनस का मतलब है कि नीचे की ओर बना है, इसलिए माइनस लगा है। लेकिन दूरी कितनी है सर, ये दूरी है तो 1 यूनिट की ही, तो इतनी दूर की दूरी क्या है सर, 1 यूनिट है। तो टोटल कितनी लंबाई आ गई सर, तो टोटल 8 + 1 9 यूनिट हो गई सर। टोटल 8 + 1 9 यूनिट हो गई सर, लिख लिया। इनटू पी क्या हो जाएगा सर, पी मेरी परपेंडिकुलर दूरी। अब देखो ये पी कैसे पता करोगे, अब फिर से ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में लेंथ क्या है सर, तो ये मुझे दिख रहा है कि एक्चुअली में ये जो पी है, ये मेरे पॉइंट टी का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है, ये मेरे पॉइंट टी का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है सर। क्योंकि दिख रहा है किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। तो एक्चुअली में पी क्या है सर आपका, तो यहां मुझे दिख रहा है कि एक्चुअली में मेरा जो पी है वो मेरे पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि 3 यूनिट है सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने पी भी निकाल लिया सर, कितना आ रहा है, 3 यूनिट। और मैंने आपको यूनिट क्या रखने को कहा था, एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर इस टाइप से होता है, तो आप यहां पे यूनिट स्क्वायर टाइप से लिख देना सर। अब इसको सॉल्व करना है सर, सिंपल है, 9 3 27, 27/2 यूनिट स्क्वायर ऐसा बोल सकते हो, या फिर इसको आप क्या कर दो, डिवाइड करके लिख दो, तो बोल दोगे 13 × 26 यानी कि 13.5 यूनिट स्क्वायर। ये आंसर भी बता सकते हो, ये आंसर भी बता सकते हो, दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। नोट डाउन करो, यहां पे कर लिया नोट डाउन, यहां पे किसी को यहां तक कोई दिक्कत। तो कुल मिला के सर पुराने सवाल जैसा ही है, बस वहां पे कहानी एक्स एक्सिस के साथ थी, यहां वाई एक्सिस के साथ हो रही है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट डाउट में पूछ सकते थे सर कि आप कभी भी बेस लेते हो, तो जब वो वाला एग्जांपल लिया था तो एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाली साइड ही ली, जब ये वाला एग्जांपल लिया तो वाई एक्सिस के ऊपर आने वाला साइड लिया। ये साइड को क्यों नहीं बेस माना, ये साइड को क्यों नहीं बेस माना, आप बेस मान सकते थे, लेकिन इसकी लंबाई निकालना मेहनत का काम है, मुश्किल का काम है। लेकिन कभी भी कोई साइड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आती है तो उसकी लंबाई निकालना काफी आसान होता है। इसी वजह से ये चीज हमेशा अपने ग्राफ में ऑब्जर्व करना कि जो आपका लेंथ, जो आपके ट्रायंगल का लेंथ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे आ रहा है, हमेशा उसी को बेस मान के आगे बढ़ना, आसानी से सॉल्व होगा, वरना बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ जाएगी। ये फंडा यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो चीजों को, यानी कि जितना मैंने आपको बताया उतना ग्राफ पेपर पे बना देते हो, और कॉपी पे क्या क्या लिखना है सर, पहली इक्वेशन लिखी, वहां से y बराबर क्या होगा लिखा, आपने जो पॉइंट्स माने हैं उसके हिसाब से x को डाला, y निकाला, ऐसे करके एक एक्स वाई की टेबल बनाई। यही पूरी चीज दूसरे वाली इक्वेशन के लिए की। उसके बाद कहोगे वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन नेचर एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3 2, ये बताओगे। अब आप कहोगे द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन इज, the required shaded region is triangle AED and area of triangle AED
अब ये कहानी यहां पे इतनी बताओगे, इतना लिख दोगे तो मजाल नहीं है टीचर की कि आपके आधे नंबर भी काट ले। सारी चीजें यहां पे अच्छे से नोट डाउन करना, और जैसे जैसे अच्छे से बताया वैसे वैसे खुद भी प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं बस सुन लिया समझ लिया, खुद से ग्राफ पेपर पे बनाना है, सारे जितने सवाल करना है उसको सॉल्व करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फाइनली सर इस लेक्चर को यही पेंड करते हैं। अब इसमें और भी ज्यादा बता दूंगा तो काफी लेंदी लेक्चर हो जाएगा, तो अब बाकी जितने भी बचे हुए सवाल है, सर ज्यादा सवाल बचे नहीं है ग्राफिकल वाले, उनको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आई होप जितनी चीज आपको बताई वो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी लग रहा है कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।